तो देखिए दोस्तों, यहां से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो मुगल अंपायर, इतना माइटी मुगल अंपायर जो गिर गया, खत्म हो गया, इसके कारण क्या थे और इसके कारण को हमको बहुत डिटेल में समझना है। मेन से इससे सवाल बन सकता है, ऐसे में आप इस इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो। ओवरऑल हिस्ट्री को समझने के लिए इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय की जो मिडिवल इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनके बारे में भी आपको यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर, इसके सब हेड्स में आता है कि भैया जमींदार का एलिजियंस शिफ्ट हो रहा था, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, फिर एक नटशेल में देखेंगे कॉजल ऑफ मुगल्स डाउनफॉल और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम उस समय पे क्या हुई, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। आई होप इससे पहले कि आपने वीडियोस को देख रखा है दोस्तों, एक लाइन से, क्रोनोलॉजी से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले ये वाली जो किताब आपको राइट साइड पे दिख रही है स्पेक्ट्रम, इसको खरीद लीजिए और इसको मेरे साथ बैठ के पढ़िए, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिए। देखिए, जब भी मुगल अंपायर की डिक्लाइन की बात की जाती है दोस्तों, जब भी हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, जब भी इस बात पे बहस करते हैं तो बहस नॉर्मली दो भागों में बटी हुई होती है कि भाई एक तो एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ वो एम्पायर की सेंट्रलाइज लीडरशिप की वजह से हुआ, दूसरा एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ जो रीजनल इम्बैलेंसेस थे, जो रीजनल क्लैशेस थे, जो रीजनल लॉयल्टीज खत्म हो रही थी उनकी वजह से हुआ। तो जिन्होंने बोला कि भाई एम्पायर की सेंट्रलाइज लीडरशिप की वजह से हुआ, उन्होंने बोला कि भाई जो सेंट्रल पॉलिटिक्स में जो लीडर बैठा था, जो मास्टर बैठा था, जो राजा बैठा था, वो राजा एफिशिएंट नहीं था, इसलिए एम्पायर गिर गया। दूसरे एक थॉट ऑफ हिस्टोरियन है जो ये बोलते हैं कि हाँ भाई रीजनल क्लैशेस बहुत ज्यादा हो गई थी, जो लॉयल्टी थी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से एम्पायर गिर गया। हालांकि ये बहुत आसान है आज की डेट में बोलना, और कोई भी लॉजिकल हिस्टोरियन ये बोलता है कि देखिए, अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स वर एट प्ले, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एक रोल प्ले किया है उन्होंने पूरे मुगल अंपायर के डाउनफॉल में। तो ये जो इतना बड़ा मुगल अंपायर आपको नजर आ रहा है, पूरा का पूरा ऑरेंज में, पूरा आपका मुगल अंपायर था, इतना माइटी मुगल अंपायर खत्म हो गया, तो इसके कारण भी बहुत है। और देखिए दोस्तों, खास बात यह है कि जब ये देखा जाए शुरुआत कब से हुई इस मुगल अंपायर के डिसइंटीग्रेशन की, तो मुगल अंपायर की डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई भैया राजा औरंगजेब के समय पे। औरंगजेब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आया जिसकी वजह से मुगल अंपायर गिरेगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो अंपायर के गिरने की शुरुआत तो औरंगजेब के समय से ही होने लगी थी, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी उसके बाद जो रूलर्स होंगे ना वो एफिशिएंट नहीं होंगे। औरंगजेब एफिशिएंट था, हालांकि दोस्तों औरंगजेब ने ऐसे बहुत से स्टेप्स लिए, ऐसी बहुत सी चीजें करी जिससे अंपायर की स्टेबिलिटी टूटी, लेकिन औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स करेंगे वो पूरा ही तोड़ के रख देगा एम्पायर को। क्योंकि ये नोटिस किया हिस्टोरियंस ने कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय पे चीजें इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी थी कि उनको सुधारा ना जा सके, उस समय पे भी चीजों को सुधारा जा सकता था। औरंगजेब के समय से ही सेंट्रलाइज्ड मुगल लीडरशिप को बहुत सारे राजे रजवाड़े और लोकल लीडर्स चैलेंज करने लगे थे, लेकिन फिर भी आप देखोगे भले ही सिक्स अगेंस्ट में खड़े थे मुगल अंपायर के, भले ही मराठा अपोज में थे, भले ही राजपूत अपोज में थे, लेकिन किसी में भी ये दम नहीं थी दोस्तों कि वो मुगल अंपायर को उखाड़ फेंके। उसके बाद भी मुगल अंपायर अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा के रख सकता था, ताकतवर रह सकता था, अगर राज में कैपेबल रूलर्स बैठते। औरंगजेब एक कैपेबल रूलर था, हालांकि उसने पॉलिसीज ऐसी नहीं जिसने अंदर से एम्पायर को खोखला किया। और औरंगजेब के बाद तो भैया ऐसे ऐसे मोनार्क आएंगे, क्या क्या वो करेंगे वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो पहला मेन कारण बताया जाता है इस माइटी मुगल अंपायर के गिरने का, वो ये है कि जो जमींदार थे उनका जो एलिजियांस था, जमींदार की जो लॉयल्टी थी वो शिफ्ट हो रही थी। तो शिफ्टिंग एलिजियांस और जमींदार की बात करेंगे। अगर देखा जाए भैया एम्परर तो राजा था, राजा के साथ नोबिलिटी में कौन कौन आता? तो नोबिलिटी में आते थे एक तो नोबल्स, तो नोबल्स में भाई बड़े बड़े ईरानी अफगानी नोबल्स बैठते थे मुगल कोर्ट में, साथ साथ एक क्लास थी जिसको बोलते हैं जमींदार। ठीक है, अब देखिए जमींदार वो लोग थे जो लोकल इलाके में जिनका काफी दबदबा होता था। एक लोकल इलाके में वो लैंड के मालिक हुआ करते थे, बहुत सारा लैंड उनके कंट्रोल के अंदर था, हालांकि वो उस लैंड से जो भी रेवेन्यू आता था उसका एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल मुगल ट्रेजरी में बेचते थे। ठीक है,
तो जमींदार और नॉबल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जमींदार के पास हेरिडिटरी बेसिस पे प्रिविलेजेस थे। हेरिडिटरी बेसिस पे मतलब एक जमींदार है, उसके पास बहुत सारी जमीनों की मिल्कियत है। मिल्कियत मतलब उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो पर्टिकुलर जमींदार को मिलेगा। तो जब वो जमींदार मर जाएगा तो जो उसका बेटा होगा वही जमींदार बनेगा। तो ये हेरिडिटरी बेसिस पे था चीज। इनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था। तो इनको रायस कहा जाता था, अपने अपने इलाकों में इनको राजा भी कहा जाता था, देशमुख कहा जाता था इनको, फिर खुद कहा जाता था, कुछ जगहों पे इनको ठाकुर कहा जाता था। बाद में देखोगे आजादी के टाइम तक और हमारी बॉलीवुड मूवीज में इन नामों का काफी प्रयोग किया गया है दोस्तों। अब देखिए, शुरुआत में जो मुगल्स थे ना, वो जमींदार को ज्यादा ताकतवर देना नहीं चाहते थे, पर मुगल अंपायर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि रेवेन्यू कलेक्शन अगर करना था तो इस जमींदारों से बातचीत करनी थी, जमींदारों से बात करनी ही थी। क्योंकि भाई अब मुगल अथॉरिटी के लिए यह पॉसिबल नहीं था कि भैया हर सब कॉन्टिनेंट के हर कोने पे वो अपने सैनिक को भेज दें। ये लिटरली पॉसिबल नहीं था। अंपायर बहुत बड़ा था, मुगल अंपायर वॉज ह्यूज। तो भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक से चीजें हो सके, पैसा आ सके सेंट्रल ट्रेजरी के पास, इसीलिए जरूरी था कि इन जमींदारों को के साथ मुगल जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपना कनेक्शन बना के रखें। ये जमींदार हद से ज्यादा ताकतवर ना हो जाएं, इसके लिए अकबर ने भी स्टेप्स लिए, जहांगीर ने भी स्टेप्स लिए, शाहजहां ने भी स्टेप्स लिए और बाद में औरंगजेब भी स्टेप लेगा दोस्तों। ओके, मुगल्स ने यह भी कोशिश की कि भाई इन जमींदारों को हटा के सीधे पीजेंट्स के साथ कांटेक्ट बनाया जाए, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी स्टेट मशीनरी की जरूरत थी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जरूरत थी। उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स में बहुत ज्यादा करप्शन भी होने के चांसेस थे, इसलिए रूलर्स को लगा कि चलो ठीक है भाई, कई जगहों पे जमींदारी से ही काम चलाते हैं। आप देखोगे दोस्तों, औरंगजेब के समय पे जो जमींदार है ना, इनकी ताकत बढ़ेगी, इनका एरिया ऑफ इंफ्लुएंस बढ़ेगा। औरंगजेब के समय पे ये चीजें बहुत होंगी। औरंगजेब के समय पे जमींदारों की ताकत क्यों बढ़ी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। देखिए, जो पहले के राजा थे, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, इन लोगों ने अपने राज्य को कंसोलिडेट करने में और अपने राज्य के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ध्यान दिया। औरंगजेब का मैक्सिमम ध्यान जो साउदर्न इंडिया का पार्ट था उसको कब्जा करने में लग गया। आप ये देखोगे, औरंगजेब इस पूरे इलाके पे कब्जा करना चाहता था और कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पूरे इलाके को कब्जा करने में औरंगजेब ने लगा दी। और जो इतना बड़ा एम्पायर था, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे औरंगजेब ने कम ध्यान दिया। और जब सेंट्रलाइज लीडरशिप का ध्यान कम होगा तो जो लोकल लेवल पे ताकतें होंगी वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। और आप देखोगे कि धीरे धीरे किसी एक लोकल इलाके में कोई एक लोकल लीडर होगा, वो धीरे 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 अपनी ताकत को कंसोलिडेट करेगा और एक समय पे वो इतना बड़ा हो जाएगा कि सेंट्रलाइज लीडरशिप को बोल देगा कि तुम कौन, मैं तो यहां पे राज करता हूं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें टैक्स क्यों दूं, ये जगह मेरी है। ठीक है, फिर भाई कोर्ट पॉलिटिक्स भी बहुत होने लगी। जो सेंट्रलाइज मुगल लीडरशिप थे ना, इनके नॉबल्स जगह जगह पे पोस्टेड थे। तो भाई अलग अलग सूबा बन रखे, तो उन सूबा में अलग अलग नॉबल्स को अपॉइंट किया था औरंगजेब ने। अब औरंगजेब पर्सनली नॉबल्स को ओवरसी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि औरंगजेब का ध्यान तो यहां साउथ में लड़ने में लगा हुआ था। तो क्या करना शुरू किया, जो लोकल जमींदार थे, कुछ लोकल जमींदार इतने ज्यादा ताकतवर हो गए, उनका इतने बड़े इलाके में राज हो गया कि वहां की जो लोकल नोबिलिटी थी ना, वहां का जो सूबा में जो मुगल नोबल्स थे ना, उनके साथ उन्होंने लाइजनिंग कर ली। फिर जो राजपूत इलाके में थे, उन्होंने राजपूत रूलर्स के साथ लाइजनिंग कर दी, मराठास के साथ लाइजनिंग कर ली, सिख के साथ लाइजनिंग कर ली। और लाइजनिंग करके उन्होंने बोला कि भाई ये सेंट्रलाइज लीडरशिप हटाओ, हम तो भाई अलग हैं। और आप देखेंगे धीरे 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 ये वीकनेस अंपायर के अंदर बढ़ती जाएगी और इनके सपने बढ़ते जाएंगे, हम अपना अलग किंगडम बनाएंगे, सेंट्रलाइज लीडरशिप से हो जाएंगे हम अलग। लेकिन आप देखोगे फिर भी फ्रेंड्स, जब तक औरंगजेब था, औरंगजेब वॉज वेरी स्ट्रांग। औरंगजेब एक प्रॉपर रूलर था, उसको पता था कि ये जो रिवॉल्ट्स होने हैं इनको कैसे दबाना है, और उसने दबाया भी। ठीक है, तो भाई जो जमींदार की शिफ्टिंग थी, जमींदार जो अपना अलग से एरिया बनाने के चक्कर में आ गया, उसकी वजह से सेंट्रलाइज्ड मुगल लीडरशिप कमजोर होगी। उसके बाद एक और चीज निकल के आती है, जागीरदारी क्राइसिस। अब ये जागीरदारी क्या है, मैंने आपको बताया दोस्तों, मुगल के कोर्ट में मनसबदार हुआ करते थे, सूबादार हुआ करते, जैसे बंगाल का एक सूबादार होगा, ठीक है, अवध का एक सूबादार होगा, मनसबदारी दी जाती थी। तो भैया 5,000 की मनसबदारी दे दी, 7,000 की मनसबदारी दे दी, जिसको जाट भी बोलते थे, जाट रैंक। 5,000 की मनसबदारी मतलब
5,000 सोल्जर्स को आपको मेंटेन करना है, 5,000 घोड़ों को आपको मेंटेन करना है, और उसके लिए पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, या फिर आपको उसके लिए एक इलाका दे दी गई, उस इलाके से आप अपना रेवेन्यू कलेक्ट करोगे और इन 5,000 घुड़सवारों का या 7,000 घुड़सवारों का खर्चा आप चलाओगे, और कुछ जो पैसा बचेगा वो सेंट्रल ट्रेजरी को भी देगी। तो ये चक्कर था जागीरदारी का। जागीरदारी का चक्कर तो भैया आपका अकबर के समय से ही शुरू था। तो जो अकबर था वो क्या करता था, बड़ी बड़ी जागीरें और बड़े बड़े मनसब और बड़े बड़े सूबादार देता था मुगल। जैसे कि मुगल्स के अंदर राजपूत भी काम करते थे, कुछ जगहों पे देखेगा ईरानी अफगानी नॉबल्स भी काम करते थे, तो बहुत अलग अलग हिंदू मुस्लिम सब थे आपके मुगल राजाओं के कोर्ट में। तो आप देखोगे दोस्तों कि ये जो मुगल राजा हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अकबर, वो जागीरदारी बांटना शुरू करेंगे। इस जागीरदारी को आप मनसबदारी भी कह सकते हो, सूबादारी भी कह सकते हो, जागीरदारी भी कह सकते हो। मतलब एक लोकल इलाका इनको दे दिया जाएगा और इनको ये ताकत दे दी जाएगी कि उस लोकल इलाके में ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, यानी उस इलाके में होगा द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर सूबादार, द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर जागीरदार, द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर मनसबदार, या फिर एक शब्द में बोला जाए रूल ऑफ दैट नोबिलिटी। क्योंकि ये जागीरदार, मनसबदार, सूबादार ये सब नोबिलिटी ही थे। ठीक है, तो भाई इनको ताकत दी गई। तो अब देखिए, ताकत जो कंट्रोल है, जो राज है, वो सेंट्रलाइज्ड मुगल लीडरशिप का है, लेकिन उनके बिहाफ पे लोकल इलाकों में राज कौन कर रहा है, तो ये जागीर, ये मनसबदार राज कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि जब उस लोकल इलाके में वो मनसबदार राज कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द मुगल एम्परर, जब मुगल एम्परर कमजोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मनसबदार बोलेंगे हम अलग, कौन, मुगल एम्पायर। आप देखोगे दोस्तों अकबर ने बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बनाया था सूबादार मनसबदार वगैरह का, लेकिन अब ये सूबादार मनसबदार अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग रेस के थे, उनकी ट्राइब्स अलग अलग थी, उनकी जगहें अलग अलग थी। उस समय पर रीजनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भाई सीधी बात है इंडिया एक कंट्री तो उस समय पे था नहीं, प्लस हिंदू मुस्लिम थोड़ा बहुत तो लोकल लेवल पे होता ही था। तो उनके अंदर म्यूचुअल जेलसी होगी। एक अगल बगल दो राजे रजवाड़े हैं, एक बोलेगा भाई अकबर ने मेरे को 5,000 का जाट दिया, उसको 7,000 का जाट क्यों दिया, उसके अंदर ऐसा क्या है, दोनों आपस में कॉम्पीट करेंगे। अब दोनों है मुगल के पार्ट, दोनों मुगल एम्प्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके आपस में कॉम्पिटिशन है, आपस में जेलसी है। और ये आपस की जेलसी तब तक तो ठीक थी जब तक मुगल सेंट्रलाइज लीडरशिप में एक इफेक्टिव राजा, एक ताकतवर, एक स्ट्रॉन्ग राजा बैठा था। जैसे ही आप देखोगे कि सेंट्रलाइज लीडरशिप में राजा बेवकूफ आने शुरू होंगे, उसी समय पे ये जो नीचे सूबादार थे, मनसबदार थे, ये एकदम से ताकतवर हो जाएंगे, ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, ये राजा की अथॉरिटी को मानना शुरू कर देंगे, जिससे एक तो मुगल अंपायर का नाम भी डूबेगा, दूसरा मुगल अंपायर का हो जाएगा डिक्लाइन शुरू। मुगल अंपायर की ताकत अंदर से टूटने लगेगी दोस्तों यहां पे, और यही हुआ बाद में। यहां पे देखिए कुछ ऑथर्स ने दोस्तों अपने, आप कह सकते हैं, व्यू पॉइंट्स भी दिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुभाष चंद्र जी हैं, तो भाई सुभाष चंद्र जी ने बोला कि मुगल अंपायर के गिरने की एक बहुत बड़ी वजह थी जो मीडिवल इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो मीडिवल इंडियन इकोनॉमी का स्टैग्नेशन शुरू हो गया। इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी। अब जब इकोनॉमी नीचे की तरफ जाने लगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगी। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगी तो जितने भी तरीके के सिस्टम चल रहे थे ना, जागीरदारी सिस्टम, ये सब फ्लॉड होने लगे। क्योंकि जागीरदारी सिस्टम का मतलब क्या था कि भाई अपनी जागीर से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो, पर जब पैसा है ही नहीं तो आप इकट्ठा कैसे करोगे। ठीक है, एक पीजेंट जितना अनाज पैदा कर रहा है उसका पूरा ही अनाज आप छीनने पर अगर उतारू हो जाओगे तो वो अनाज पैदा करेगा ही नहीं। जब वो अनाज पैदा करेगा ही नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाएगी, इन जागीरदारों को पैसा कहां से मिलेगा, और जब इन जागीरदारों, सूबादारों, जमींदारों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो ये मुगल ट्रेजरी में क्या देंगे। फिर यहां पे आप देखोगे दोस्तों कि जो नॉबिलिटी थी, उस नॉबिलिटी के अंदर अपनी खुद की ख्वाहिशें आने लगी। उनको लगा कि हम राज करेंगे, तो वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट नहीं फील कर रहे थे, वो अपने इलाके में अपने आप को राजा समझने लगे। तो वो सेंट्रलाइज मुगल लीडरशिप से लड़ने लगे। कभी कभी वो आपस में ही लड़ने लगे, एक राज के अंदर बहुत सारे फैक्शंस बन गए और वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो नॉबल्स अपना इंडिपेंडेंट डोमिनियन चाह रहे थे, और बाद में हुआ ये कि जो मुगल एम्परर्स थे वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप देखोगे बाद में औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल एम्परर्स हैं, ना वो मराठास को कंट्रोल कर पाएंगे, ना ही वो सिख को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत हो रही थी। प्लस जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पासेस है, जहां से नादिर शाह का अटैक हुआ, अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ,
उस अटैक के अगेंस्ट जो मुगल लीडरशिप थी वो कोई पॉसिबल डेटरेंट, कोई पॉसिबल डिफेंस नहीं रख पाई, जिसके चलते जो मुगल एम्पायर की जो ताकत थी लोगों के दिमाग में, लोगों के दिमाग से ही वो ताकत चली गई। होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे ऊपर सरकार बैठी और वो सरकार हमको बाहर वालों से बचाएगी। एकदम से देखा बाहर वाले आ गए, वो सबको लूट लाट के चले गए, फैमिली वालों को मार दिया, तो लोगों को भी लगा काहे की सरकार, इनके तो बस का कुछ है ही नहीं, इन्हीं को मार के जा रहे हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे और अपने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन निकल के आता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। विलियम इरवाइन ने इसको लिखा है, आपको अपनी किताब में दिख रहा होगा, जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप इस विलियम अरवाइन को कोट करके, अच्छा विलियम अरवाइन ने आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स में ये चीज लिखी है। इन्होंने क्या लिखा, सबसे बहुत अच्छी बात लिखी है। इन्होंने लिखा कि देखिए मुगल अंपायर इस हद तक कमजोर हो चुका था, इस हद तक वीक हो चुका था, इस हद तक डिफेंड हो चुका था कि उसके पास कोई ताकत बची ही नहीं थी। मुगल अंपायर की कोई मिलिट्री पावर नहीं बची थी। तो यहां पे ये विलियम अरवाइन जी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पर्शियन और अफगान कॉन्करर आए थे ना, ये नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, उसके बाद ये यूरोपियंस आए, तो फ्रांस वाले आए, लॉर्ड क्लाइव आया, ड्यूप्लिक्स क्लाइव, ये इन लोग की ताकत नहीं थी कि ये मुगल अंपायर से जीत गए। मुगल अंपायर इस हद तक कमजोर हो चुका था, इस हद तक वीक हो चुका था कि कोई भी मुगल अंपायर को तोड़ देता। इस लिमिट तक मुगल अंपायर खत्म होने के कगार में पहुंच गया था 1720 और 1725 के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि जो यूरोपियन एडवेंचरर्स क्लाइव और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब जो आ रही थी, इनमें बहुत दिमाग था, इनमें दिमाग था, बट मुगल अंपायर ऑलरेडी इतना कमजोर था कि उसका टूटना तय था। ठीक है, और अगर मान लीजिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती और नॉर्थ वेस्ट से अटैक ना होते, तो यह हो सकता है कि कोई सिख या फिर कोई महरता आपका जो मुगल एम्पायर की गद्दी है उस पर बैठा होता। यानी अकबर और शाहजहां की गद्दी, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये एफिशिएंट रूलर्स थे। इन्होंने जो बेस बनाया ना मुगल एम्पायर का, उस बेस को थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू किया औरंगजेब ने, बट औरंगजेब भी एफिशिएंट था। बाद वालों ने तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, और बाद वाले तो ऐसे हो गए थे कि मान लीजिए यहां पे बोला जा रहा है कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती, कोई नॉर्थ वेस्ट से अटैक नहीं होता, तो भी मराठास या सिख या कोई और सेंट्रलाइज्ड मुगल लीडरशिप को हरा के गद्दी पे बैठ जाता देर सवेर। फिर यहां पे सिडनी ओवेन जी का यहां पे एक स्टेटमेंट है, ये क्या बोलते हैं कि देखिए मुगल अंपायर जो गिरा है, मुगल अंपायर का जो पतन हुआ है, वो उसके राजाओं की वजह से हुआ है। और ये शुरुआत हुई औरंगजेब की। औरंगजेब के अंदर बहुत एबिलिटी थी, बहुत एनर्जी थी, बहुत डिटर्मिनेशन था। औरंगजेब एथिकली एक बहुत अच्छा इंसान भी था। कहा जाता है कि दैट ही वाज नॉट टू मच इनटू लस्ट्रस एक्टिविटीज। इस कहा जाता है कि ही वॉज वेरी मच सिंसियर टुवर्ड हिज ओनली वाइफ। ये भी बोला जाता है, कुछ कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है, कितना सच है कितना गलत नहीं पता है, कि वो बहुत ज्यादा कहते मखमली गद्दे पे नहीं सोता था। ही यूज्ड टू स्लीप ऑन फ्लोर ऑन अ प्रॉपर ऑन अ सिंपल मैट्रेस। तो ये सब चीजें बोली गई हैं औरंगजेब के लिए। कितना सच है कितना गलत है अब ये तो देखिए नहीं पता, लेकिन औरंगजेब के बारे में ये बोला गया कि जो उनकी पॉलिटिकल इंसाइट थी, उस पॉलिटिकल इंसाइट के ऊपर इनका जो रिलीजियस बाइगॉटिज्म था वो भारी पड़ गया। ये रिलीजियस बाइगॉट थे, तो एक कट्टर मुस्लिम थे ये। उसमें हुआ ये कि जो होता है ना कि इससे पहले के जो रूलर्स हैं उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस था, वो रिलीजियस टॉलरेंस औरंगजेब ने नहीं दिखाया। और जो सबसे पहले वाइज चीज अकबर ने करी थी, जिजिया को हटा दिया था, और अपने यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी वो कह सकते हैं कि जो भी वो रिक्रूटमेंट करते थे, उसमें रिक्रूटमेंट में रेस या रिलीजन को एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण नहीं बनाया अकबर ने। बाद में जहांगीर, शाहजहां ने भी यही किया। लेकिन जब औरंगजेब आएगा, औरंगजेब जिजिया लगा देगा, यानी जो हिंदू सब्जेक्ट्स हैं एम्पायर के, उनको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक ऐसा देश जहां पे ज्यादातर हिंदूज हैं, उनके ऊपर आप टैक्स लगा दोगे और उनके ऊपर आप नियम भी, रूल भी कर लोगे। ये सबसे बड़ी गलती थी औरंगजेब की। उसके बाद जो राजपूत रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स हमेशा से ही सेंट्रलाइज्ड मुगल थ्रोन के सपोर्टर रहे थे। अकबर के समय पे उनके दम पे, काफी हद तक उनके दम पे, उनकी ताकत के दम पे मुगल अंपायर की ताकत थी। औरंगजेब ने ये जिजिया की पॉलिसी से और राजपूत के अगेंस्ट एस्ट्रेंज करके, डिस्क्रिमिनेशन दिखा के राजपूतों को अपना एनिमी बना लिया। और बाद में आप देखोगे मराठास भी इनके एनिमी बन गए।
लगातार शिवाजी की औरंगजेब से लड़ाई हुई। शिवाजी ने भाई खटिया खड़ी करके रख दी थी औरंगजेब की। औरंगजेब को रुला दिया था शिवाजी ने, इतना परेशान किया था। औरंगजेब को बुला के बंदी बना लिया, सॉरी, शिवाजी को बुला के बंदी बना लिया आगरा में औरंगजेब ने। शिवाजी वहां से भी भाग गए। जबरदस्त वॉरियर थे। ठीक है, एक मौका आया था औरंगजेब के पास कि वो शिवाजी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ले, लेकिन वो मौका भी औरंगजेब ने छोड़ दिया, गंवा दिया, और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसको। भले ही 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद मराठा वॉरियर्स ने जो रुलाया है ना औरंगजेब को, कोई कहने नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जो डेक्कन में वॉर लड़ रहा था दोस्तों, अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, देखिए, इफ दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इस पूरे इलाके में जो वॉर लड़ रहा था औरंगजेब, उसकी वजह से जो औरंगजेब का पैसा था, जो सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी थी मुगल एम्पायर की, वो खत्म होने लगी। प्लस डेक्कन में डिवॉस्टेशन हो रहा था, डिसऑर्डर हो ही रहा था। प्लस जो बाकी राज था औरंगजेब का, जो इतना बड़ा राज था आपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर तक, उस इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन पे औरंगजेब ने काम नहीं किया, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। पहले के रूलर्स उस पर ध्यान दिया, बाद के रूलर्स ने ध्यान नहीं दिया। और फिर आप देखोगे नादिर शाह तो ह्यूमिलिएट करके गया मुगल एम्पायर को। ठीक है, फिर आप देखते हैं दोस्तों, यहां पे जेएन सरकार है। जेएन सरकार ने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा है कि देखिए, चाहे मुगल एम्पायर की लीडरशिप हो और चाहे मराठा की लीडरशिप हो हिंदुस्तान पे, ये बेस थी इंडियन सोसाइटी की कुछ कमियों पे। हम इंडियन सोसाइटी की कमी कौन कौन से? पहली कमी तो यह है कि इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे जो मिलिट्री और पॉलिटिकल हेल्पलेसनेस। पहले मुगलों का जब राज था, नादिर शाह ने जब अटैक किया, और नादिर शाह ने जब अटैक किया दोस्तों, उस समय पे जो मुगलों की मिलिट्री पावर थी बेकार हो चुकी थी। नादिर शाह के साथ वो किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं कर पाए। नादिर शाह लूट माट मचा के चला गया। बाद में आप देखोगे भाई 1720 के बाद से, इवन 1700s के बाद से ही, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही, पेशवा के अंदर जो मराठा है वो एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। तो भाई मिलिट्रीली वो बहुत ताकत लगी, लेकिन उन्होंने, मराठास ने, जो जितने भी उनके आसपास के एम्पायर्स थे उनके ऊपर बहुत सारे अटैक किए। तो जो इंडिया के लोकल रूलर्स थे वो मराठा से बहुत परेशान हो चुके थे। और जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली अटैक करेगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, उस समय पे मराठास की मदद के लिए कोई नहीं आएगा, और मराठा उसको जबरदस्त हार मिलेगी। और ऐसी हार मिलेगी कि उसके बाद उनका रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। उस लेवल पे तो वो पहुंच ही नहीं पाए जिस लेवल पे वो 1761 की लड़ाई से पहले थे। फिर आप देखोगे कि जो नॉबल्स थे मुगल लीडरशिप के, भाई सेल्फिश थे, बहुत करप्ट थे, इनएफिशिएंसी थी उसमें, धोखाधड़ी, पब्लिक सर्विस में धोखाधड़ी, जहां मनाया करप्शन कर लिया, इस टाइप की चीजें होनी थी। अब जब अकबर जैसे रूलर्स थे उन्होंने सब चेक में रख रखा था, लेकिन बाद में आप देखोगे जब ये वीक रूलर्स आ जाएंगे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों रीजनल एस्पिरेशंस की, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। यहां देखिए दोस्तों क्या देखने को मिलता है। जब औरंगजेब का राज चल रहा था उसी समय औरंगजेब के खिलाफ बहुत आवाजें उठने लगी थी। तो भाई मराठास ने अपनी आवाज उठाई, मराठास के तो साथ वो प्रॉपर वॉर लड़ रहा था डेक्कन में। सिख्स ने अपनी आवाजें उठाई और जाट्स ने भी अपनी आवाज उठाई। जाट्स के रूलर का रूल था, आप कह सकते हो कि मुगल जो सेंट्रल पावर है दिल्ली के पास, उसके आसपास के बड़े इलाके में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाट लीडरशिप आ गई थी। अब आप देखोगे कि औरंगजेब के दौरान ही जो जाट थे, सिख्स थे, मराठास थे, उन्होंने सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को मानने से इनकार किया। अब देखिए सिख्स आपके नॉर्थ वेस्ट के साइड में थे, जाट आपके दिल्ली के पास थे। इन इलाकों में तो मुगल जो एम्परर था औरंगजेब वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो सीधे सीधे मराठास से लड़ रहा था, और वो मराठास को ही नहीं टैकल कर पा रहा था। मराठाओं ने उसको ऐसी धूल चटा रखी थी। ओके, तो ये सब खुद ही अपना किंगडम बनाने के चक्कर में थे, लेकिन फिर भी औरंगजेब के समय पे जो मुगल पावर थी वो इतनी ताकतवर थी कि बहुत ज्यादा जाट्स और सिख्स और मराठास को जब तक औरंगजेब था तब तक सक्सेस नहीं मिली। जब औरंगजेब की मृत्यु होगी ना दोस्तों, उसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन बहुत तेजी से होगा। औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन कुछ हद तक उसमें सेंस था। बहादुर शाह वन ने बहुत सारे लोगों के साथ पीस ट्रीटी साइन की, उसने बहुत सारे राजपूत के साथ भी पीस ट्रीटी साइन की, बट बहुत सारे राजपूत के साथ वो एट द सेम टाइम लड़ भी रहा था। ठीक है, और आप देखोगे कि मुगलों से, और हाँ, ये जो बहादुर शाह वन है इसने सिख से भी
काफी पंगा लिया। तो ये जो सिख्स थे, राजपूत थे, मराठास तो थे ही, इनकी जो आप कह सकते हैं कि नफरत थी, वो नफरत बढ़ती जा रही थी मुगल एम्पायर की तरफ, और ये लगातार मुगल एम्पायर पे अटैक कर रहे थे। औरंगजेब जब मरा उसके बाद के रूलर्स तो इनके अटैक को संभाल ही नहीं पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे है कॉजेस ऑफ द मुगल डाउनफॉल इन अ नटशेल। एक एक करके इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि देखिए, कुछ पॉइंट से बता रहा हूं दोस्तों, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, एक एक लाइन में नोट करना बस। कि देखिए, मुगल्स में प्रॉब्लम ये थी कि जो उनकी सरकार थी ना, वो डेस्पोटिक सरकार थी, टोटलिटेरियन रिजाइम था, एक आदमी जो बोल देता था वो होता था। इसीलिए उस एक आदमी का पर्सनल कैरेक्टर कैसा होगा उस बात पे डिपेंड करेगा वो अंपायर। अकबर के समय पर राज बहुत अच्छा था, क्योंकि अकबर का जो पर्सनल कैरेक्टर था इट वॉज वेरी हाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स उसके बहुत अच्छे थे। लेकिन बाद में जब मोहम्मद शाह रंगीले जैसे रूलर्स आ जाएंगे, 1717 से 1748 तक राज किया, तो जब मोहम्मद शाह रंगीले जैसे रूलर्स होंगे दोस्तों, क्या ही राज होगा। इसलिए लेटर मुगल्स बेकार थे, वर्थलेस थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दिया, अपनी ही लस्ट्रस एक्टिविटी लड़कियां लड़कियां नचाने में लगे रहते थे वो। ठीक है। फिर मुगलों के बीच में एक और कमी थी, आप देखोगे जब एक रूलर मरेगा, एक कोई प्रॉपर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं होगा, उसके बच्चों में लड़ाई हो जाएगी, कौन गद्दी बैठेगा कौन गद्दी बैठेगा। शाहजहां जब मरा उसके बच्चों में लड़ाई हुई। ठीक है। दो मेन कंटेंडर्स थे थ्रोन के, एक औरंगजेब था और दूसरा कौन था आपका, दूसरा भाई था आपका, मैं खुद नाम बोल रहा हूं, दारा शिको। तो दारा शिको भी शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब भी शाहजहां का बेटा था। दारा शिको और औरंगजेब के बीच में हो गई लड़ाई, औरंगजेब जीत गया। तो इस तरीके के लॉ ऑफ सक्सेशन होते थे। जब इस तरीके के वॉर ऑफ सक्सेशन होते थे, तो मतलब कि एक मुगल राजा जब मरेगा उसको कौन सक्सीड करेगा, इस बात का कोई प्रॉपर नियम था ही नहीं। अब एक प्रॉपर नियम होता है दोस्तों, जब तो जन्म से ही बच्चों को पता होता है कि राजा कौन बनेगा, तो वो अपने दिमाग को उस हिसाब से ढाल सकते हैं। लेकिन भाई उनको मालूम ही नहीं है कि राजा कौन बनेगा, तो सबके अंदर दिमाग में टेंडेंसी आने लगी, मैं बना होके बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। सब अपने दिमाग में रहते भाई मैं तो राजा बनूंगा। प्लस भाई इनकी बहुत सारी बीवियां होती थी, तो इनके बच्चे भी बहुत सारे हो जाते थे। तो ऑटोमेटिकली जब बच्चे बहुत सारे हो जाएंगे तो थ्रोन पे क्लेम बहुत सारे हो जाएंगे, और ऑब्वियसली बात है क्लेम का बंटवारा तो कर नहीं सकते आप, प्रॉपर्टी की तरफ बैठेगा तो एक ही आदमी, राजा तो एक ही आदमी बनेगा। तो वो आपस में लड़ते थे। जब वो आपस में लड़ते थे तो थ्रोन पे बैठने से पहले ही काफी सारी कोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती थी, कुछ नॉबल्स एक साइड पे, कुछ नॉबल्स एक साइड पे, एक पार्टिसनशिप वाली फीलिंग आ जाती थी यहां पे। ठीक है। और इस पार्टिसनशिप की फीलिंग में मुगल एम्पायर के सेंट्रलाइज लीडरशिप की तरह इनकी लॉयल्टी नहीं होती थी, इनकी लॉयल्टी किसी एक पर्सन की तरफ हो जाएगी कि भाई मैं तो शाहजहां के इस बच्चे को सपोर्ट करूंगा, दूसरा बोलेगा मैं शाहजहां के इस बच्चे को सपोर्ट करूंगा। ये प्रॉब्लम थी। फिर बात आप देखोगे दोस्तों कि भाई रूलर्स का जो पर्सनल कैरेक्टर था ना, वो पर्सनल कैरेक्टर बहुत डीजनरेट था। अब ऐसा तो था नहीं कि जो अकबर थे और जहांगीर थे ये किसी तरीके की लस्ट्रस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते थे, ये भी लस्ट्रस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, ये भी लड़कियों का डांस देते थे, हुक्का पीते थे, उल्टे सीधे काम करते थे। लेकिन इनका ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी था, ये कभी इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर नहीं किया। बहादुर शाह वन के बाद आप देखोगे दोस्तों, जितने भी आगे के रूलर आएंगे, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन, इसके आगे के सारे रूलर सिर्फ लस्ट्रस एक्टिविटी पे ही ध्यान देंगे। ये जो इनका आप कह रहे हैं ना कि जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर जस्टिस को देखना, एक एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना, वो चीजें इनके कह सकते हैं प्रायोरिटी चार्ट से निकल जाएंगे। इनके प्रायोरिटी चार्ट पे सिर्फ शराब पीना और फालतू के काम करना ये बचेगा। अब जब रूलर इस तरीके के हो जाएंगे तो वो अपनी आर्मी पे ध्यान देंगे ही नहीं, वो अपने फ्रंटियर्स पे ध्यान देंगे ही नहीं। तो नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर पे ध्यान ही नहीं दिया, जहां से अटैक हो सकता है। अकबर को हमेशा पता था, जहांगीर को हमेशा पता था कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके को फ्रंटियर पे कंट्रोल करना जरूरी है। अगर उस इलाके पे हमारा कंट्रोल चला गया, वहां से कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन बात के रूलर्स को कहां समय है भाई, क्या नॉर्थ वेस्ट कुछ पता ही नहीं, दिमाग ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, कोर्ट पे यही पॉलिटिक्स होती रहती थी, तुमने मेरी कटर ले ली, तुमने मेरा टिफिन खा लिया, तुमने मेरी पेंसिल छील दी। इस बात पे आप लड़ोगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे। फिर भाई एक और प्रॉब्लम थी, कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स भी थी। अंपायर बहुत बड़ा था, मुगल एम्पायर वॉज ह्यूज, और उस समय के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, वो उस आज के हिसाब के तो है नहीं कि भाई फोन घुमाया और वहां पहुंच गया फोन।
तो अगर कम्युनिकेट करना है तो या तो आप किसी एक पर्सन को घोड़े पे सवार करो, हो जाएगा, या फिर कबूतर में चिट्ठी डाल के भेजो। इस तरीके के कम्युनिकेशन में मोड थे। ट्रांसपोर्ट में अगर आपको कहीं जाना है तो घोड़े पे बैठो, तो घोड़े पे 400 किलोमीटर दूर जाना है तो घोड़ा पहले 50 किलोमीटर चलेगा, फिर थोड़ा रेस्ट लो, फिर 50 किलोमीटर चलेगा, फिर थोड़ा रेस्ट लो, तो समय लगता था कहीं पे भी जाने में। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवांस थी नहीं। अंपायर बहुत बड़ा था, ऊपर से सेंट्रल अथॉरिटी एक ऐसे रूलर के हाथ में जो वैसे ही दिमाग वाला नहीं है, तो भाई अंपायर का डिजनरेशन तो होना ही था। प्लस औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी ने बहुत गंदा इफेक्ट डाला। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी ने सिखों को, जाटों को, मराठास को, राजपूत को मुगल लीडरशिप का दुश्मन बना दिया। औरंगजेब का डेक्कन कैंपेन पूरा फेल हो गया। कभी वो कुछ इलाकों के डेक्कन पे कंट्रोल करता था, बाद में मराठा अटैक करके उस जगह को छुड़ा लेते थे, फिर औरंगजेब अटैक करता था, कंट्रोल करता था, फिर मराठा छुड़ा लेते थे। तो यही चलता रहा। औरंगजेब की पूरी सेंट्रल ट्रेजरी खाली हो गई और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनाया गया है मुगल अंपायर के पतन का। औरंगजेब को डेक्कन में इतनी जंगें नहीं लड़नी चाहिए थी। एंड में वो मराठास पे कंट्रोल भी नहीं कर पाया, ठीक है ना, और उसे मिला भी कुछ नहीं। हालांकि उसने अपना पूरा पैसा खो दिया इसमें, प्लस बाकी इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान नहीं दिया। तो सबसे खास बात, अपने फ्रंटियर्स पे ध्यान नहीं दिया। जैसे कि मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ध्यान नहीं दिया, तो ईरानी, दुर्रानी, अफगानी, बहुतों ने अटैक किया और पूरे अंपायर को तबाह कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के अटैक्स को तो हमने पहले देखा ही था। फिर आप देखोगे दोस्तों कि मुगल्स, मराठास जो थे ना, मराठास भी एक बहुत बड़े एनिमी थे आपके मुगलों के। पहले तो मराठा का मन था कि केवल हम महाराष्ट्र के इलाके पे कंट्रोल करेंगे। शिवाजी की मृत्यु हुई, बाद में पेशवा कल्चर आया जो शुरू किया बालाजी विश्वनाथ ने। बाद में बहुत जबरदस्त लीडर्स आए, बाजीराव वन, ये जबरदस्त रूलर्स थे। तो 1700 लेके 1750 1760 तक का जो समय था ना, मराठा ताकत बहुत तेजी से ऊपर उठेगी, ठीक है ना। इवन जो मुगल की सेंट्रल पॉलिटिक्स थी ना, उसमें मराठा से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे। मुगल एम्पायर ने उनको ये राइट दे दिया कि आप सरदेशमुखी और चौथ को ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कलेक्ट कर सकते हो। 1740 आते आते गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड जैसे इलाकों पे मराठास का कंट्रोल था, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र तक रहना चाहते थे। तो अब ये देख रहे हो दोस्तों कि मराठास का मुगलों से बवाल बढ़ा, राजपूत का मुगलों से बवाल बढ़ा। तो अब भाई एनिमीज मुगलों के ज्यादा हो रहे थे। मुगलों की आर्मी अच्छी थी नहीं, सेंट्रलाइज लीडरशिप पूरी तरीके से डिजेनरेट हो चुकी थी, तो मुगलों का पतन तय था। आगे बात आती है इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की। अब देखिए, कुछ इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी यहां पे डिस्कस की गई जो मैं आपको बताता हूं। अकबर के समय पे जो मनसबदारी दी जाती थी, जागीरदारी दी जाती थी, थोड़ी हिसाब से दी जाती थी। जहांगीर आए उसने थोड़ी बढ़ाई, शाहजहां आए थोड़ी बढ़ाई, औरंगजेब ने और बढ़ाई। अब बात यह हुई कि इतने ज्यादा मनसबदार हो गए, इतने ज्यादा जागीरदार हो गए कि भाई लैंड इतना है नहीं, मनसबदार आपने एक लिमिट से ज्यादा पाल लिए, आपके पास जगह है नहीं देने के लिए, जमीन है नहीं देने के लिए। तो औरंगजेब ने क्या बोला कि मान लीजिए कि एक मनसबदारी थी, ठीक है ना, इस मनसबदारी से मान लीजिए 100 रुपए आते हैं। औरंगजेब ने क्या किया कि बहुत सारा मनसबदार को रिक्रूट कर लिया। तो इस एक मनसबदारी को 4 मनसबदारी में तोड़ दिया औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने बोला हर मनसबदारी से 100 रुपए आ रहे हैं। अब ओरिजिनली इस मनसबदारी से केवल 100 रुपए आ सकते थे, एक मनसबदारी को 4 में तोड़ दिया ताकि ज्यादा नॉबल्स को अकोमोडेट किया जा सके, ज्यादा जागीरदारों को अकोमोडेट किया जा सके, ज्यादा मनसबदारों को अकोमोडेट किया जा सकते। और अकबर और औरंगजेब ने बोला इन सारी जागीरदारों से 100 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इनके अमीरों के पास, एमिर्स बोलते थे ना, एमिर्स, या फिर इन जागीरदारों के पास ये जागीरदारी पहुंचती थी, इस इलाके में जितने भी पीजेंट्स रहते थे ना दोस्तों, इन पीजेंट्स पे ये इफेक्ट डालना शुरू करते थे, जोर डालना शुरू करते थे। बोलते थे 100 रुपए लाके दो। ये पीजेंट बोलेगा भाई मैं कहां से 100 रुपए लाके दूं आपको, यहां पे तो कभी इतने रुपए ने हमसे नहीं लिए गए। तो अमीर बोलेगा मैं नहीं जानता, मुझे तो मुगल बादशाह ने बोला है कि इतने इलाके से इतना रुपया मिलता है। पीजेंट एक टाइम के बाद हाथ खड़े कर देगा कि साहब मुझे मार दो, मुझसे ना हो पाएगा। तो आप देखिए औरंगजेब जो स्टेप्स लेके आया ना, वो स्टेप्स प्रैक्टिकल नहीं थे कुछ जगहों पे। जिस एक बड़े इलाके से 100 रुपए आते थे, उसको आपने 4 छोटे छोटे इलाके में तोड़ दिया, और हर छोटे इलाके से आपने बोला 100 रुपए मिल सकते हैं। अमीरों को लगा 100 रुपए निकाल लेंगे, वहां के पीजेंट ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे,
मतलब हम 25, अगर 4 में 25 25 मानो, हम पहले 25 रुपए देते थे, अब तो आप सीधे 100 रुपए मांग रहे हो, हम कहां से देंगे आपको पैसे। तो ये जो आइडिया था औरंगजेब का कि भाई और मनसबदारी बढ़ा दो, और एक मनसबदारी में जितना पैसा इन्वॉल्व हो उसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दो, तो इससे चीजें सॉल्व हो जाएंगी। चीजें सॉल्व हो ही नहीं। इससे पहली बात तो जो एमिर थे, जो जागीरदार थे, जो मनसबदार थे, वो फ्रस्ट्रेट हुए, प्लस जो पीजेंट्स थे वो फ्रस्ट्रेट हुए। तो आप देखोगे पीजेंट रिवॉल्ट बहुत हो गया औरंगजेब के टाइम पे। जो किसान था वो हाथ में, आप कह सकते हो कि फावड़ा लेके खड़ा हो गया कि भाई आओ मार ही दो हमको, तुम तो वैसे कल टैक्स ले लेके हमको मार रहे हो, ऐसे ही लड़के मरेंगे। ठीक है, क्योंकि परेशान हो गया ना वो, कहां से पैसा दे भाई, हम पैसा मांगते ही जा रहे हो, टैक्स का मांगते जा रहे हो, पैदावार हो नहीं रही है, तुम पैसा मांगते जा रहे हो, कहां से पैसा दे। फिर ये भी बात कही गई कि भाई मुगल एम्पायर जंगें भी लड़ रही थी, तो उस जंग में पैसा खत्म हो रहा था। फिर जो नॉबल्स थे, राजा थे, एलीट थे, उनकी लाइफस्टाइल जबरदस्त थी, तो भैया सोने का गद्दा चाहिए, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से। कोई अच्छा नाच के चली गई डांसर, तो उसको भाई निकाल के एक हीरो का हार दे दिया कि जाओ तुम्हारा हो गया। तो इस तरीके की इनकी लाइफस्टाइल थी। अब उस लाइफस्टाइल के लिए उतना पैसा चाहिए, पैसा धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर खलीसा लैंड कम हो गया। अब बात आती है कि खलीसा लैंड क्या होता है। खलीसा लैंड वो होता है जो डायरेक्टली सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर था, यानी कि इस खलीसा लैंड से सीधे सीधे पैसा सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा, सीधे सीधे ये मुगल ट्रेजरी में जाएगा। अब आप बोलोगे कि जो बाकी पैसा कलेक्ट हो रहा है क्या वो मुगल ट्रेजरी में नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है दोस्तों, लेकिन बाकी पैसा जागीरदारी के थ्रू या जमींदारी के थ्रू कलेक्ट हो रहा था। यानी कि मुगल्स के और पीजेंट्स के बीच में एक लेयर थी, जमींदार थे, जागीरदार थे। खलीसा लैंड वो लैंड था जिसमें सीधे सीधे मुगल के ऑफिसर्स जाके टैक्स कलेक्ट करते थे और उसको सीधे सीधे मुगल ट्रेजरी में जमा करते थे, और उस ट्रेजरी से जो स्टेट था, जो मुगल सेंट्रलाइज स्टेट था, उसका खर्चा चलाया जाता था। ठीक है, तो खालिसा लैंड के अंदर उन जमीनों को रखा जाता था जो जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ होती थी, जिनसे सबसे ज्यादा पैसा निकल सकता है। तो आप देखोगे खालिसा लैंड धीरे धीरे घटने लगा, इससे भी जो मुगल जो फाइनेंसेस थे वो बिगड़ने लगे। तो एक समय के बाद ये देखा जाएगा कि मुगलों की जो कमाई थी और मुगलों के पास जो पैसा आ रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच देखने को मिलेगा। और साथ साथ ना ही कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ना ही कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट, कुछ हो रहा नहीं है। पैसा आप मांगे जा रहे हो। पीजेंट बोलेगा कि भैया मेरे बस की ना है, हम तो खड़े होकर लड़ेंगे, तुमको हम पैसा आप दे नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा है नहीं। और जब औरंगजेब मरेगा तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाएंगी ना, और बाद के रूलर्स, एक कहते हैं ना नील बट्टे सन्नाटा आता जाता कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो अंपायर है वो तहस नहस होने लगेगा। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। आई होप मैं आपको साथ जस्टिस कर पा रहा हूं इन चीजों को समझाने में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तक नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।